किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ आप प्रयाग देव जी हैं, पश्चिमी चंपारण से आए हैं, पूर्वी चंपारण बिहार से आए हैं, और आप अशोक पाटिल जी हैं, धुले महाराष्ट्र से आए हैं। जैसा कि मैं कहता हूं कि हर रोज़ 1, 2, 3 किसान हमारे यहाँ आते हैं बाहर से, और मैं अक्सर किसानों को खेती का जो सत्य है वो बताने का प्रयास करता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया में इस देश दुनिया में लोग जिनको अपना बिजनेस करना है, मतलब उनको किसान की आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, प्रकृति की किसी व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ चंद रुपए के लालच में वो किसानों को झूठ बोल करके बरगलाते रहते हैं। मित्र, अक्सर मैं कहता हूँ कि प्राकृतिक खेती, आज चूँकि अभी हम लोग रासायनिक खेती कर रहे हैं, मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि रासायनिक खेती से बाहर निकल के नेचुरल फार्मिंग पर आइए। अभी मैकेनाइज्ड फार्मिंग को कोई नहीं बोलता। नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है कि हम प्रकृति की व्यवस्था को, जो नेचर का सिस्टम है, उस सिस्टम को कैसे ठीक करें, बस इतनी सी बात है। तो प्राकृतिक खेती का मतलब यहाँ मैंने लिखा है कि भूमि की उर्वरता को कैसे बढ़ाएं और धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को कैसे ठीक करें। ये 2 पॉइंट हैं। अगर हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ती है और धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी सुधरती है तो समझ लीजिए कि सब कुछ सुधर गया। अब खेती में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़मीन की उर्वरता सुधरेगी तो फसल कोई भी बोले ना, उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें कोई बीमारी नहीं लगेगी, उसकी टेस्ट की वैल्यू यानी स्वाद बहुत अच्छा होगा, उसमें पौष्टिकता बहुत अच्छी होगी, और बायोडाइवर्सिटी अगर स्ट्रांग है तो कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा, पानी भी नहीं लगेगा। जंगल में, जंगल की मिट्टी रिच है, जंगल की बायोडाइवर्सिटी स्ट्रांग है, तो क्या हो रहा है, जंगल में किसी वनस्पति को कोई पानी की ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई बीमारी नहीं लगती। किसान अपने खेत में जब खेती करता है तो उसके सामने 100 मुश्किलें हैं। ये दोनों व्यक्ति जो भी यहाँ आता है वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, यानी कि उनको इंसानियत से, प्रकृति से मोहब्बत है, तभी वो यहाँ आते हैं। मित्र, मैं कहता हूँ अक्सर, आज फिर किसानों को, देश की नीतियों को, बुद्धिजीवियों को, टेक्नोक्रेट को, ब्यूरोक्रेट को, हर व्यक्ति को, चूँकि सबका जीवन अल्टीमेटली ज़मीन पर ही निर्भर है। हमको 2 वक्त की रोटी चाहिए, हमको 10 बार पीने का पानी चाहिए, हमको 21 बार श्वास लेने के लिए हवा चाहिए। हमारे जीवन की मूल ज़रूरतें ये है। तो मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे अभी मैं जब नेचुरल फार्मिंग की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग कह देते हैं, अरे शशांक साहब ये पॉसिबल नहीं है, देश भूखों मर जाएगा, इतनी बड़ी आबादी है, हमको फर्टिलाइज़र डालने पड़ेंगे, हमको पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे, हमको आधुनिक कृषि तकनीकियों को फॉलो करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आपको 2 चॉइस दे रहा हूँ कि आपको रुपए कमाने हैं, खाद्य पदार्थों को वॉल्यूम में पैदा करना है, मतलब हमको वॉल्यूम चाहिए या हमको जीवन चाहिए, हमको रुपया चाहिए या हमको जीवन चाहिए। आज की जो खेती का जो सिनेरियो है, खेती में जो चल रहा है, उसका परिणाम 10 साल 15 साल के बाद जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि आप यहाँ लालच में फंसे रहना, प्राकृतिक खेती ना करने की 1000 दलील देते रहना, आपका दिमाग उस दिन दुरुस्त हो जाएगा जिस दिन आप कैंसर के पेशेंट हो जाओगे या आपके बच्चों को कोई कैंसर हो जाएगा। तब क्या बोलेंगे आप? आज भोजन के नाम पर, भोजन हम करते हैं
कि मेरे भूख शांत हो जाए, मुझको स्वास्थ्य मिले, मेरा शरीर बलिष्ठ हो, मैं खूबसूरत शरीर रखूं, मेरा मन भी सही रहे, मेरा शरीर भी रहे, मेरे शारीरिक बीमारी ना हो, मुझे कोई मानसिक बीमारी ना हो, इसीलिए तो भोजन करते। जबकि आज के भोजन में मैं फिर बता दूं, ना कोई मन से स्वस्थ है, ना कोई शरीर से स्वस्थ है। क्यों? जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा शरीर और मन। अभी मित्र, देश में जितना भी सब्जी का उत्पादक किसान है, 40,000 रुपये प्रति एकड़ मिनिमम से लेकर के 90,000 रुपये प्रति एकड़ तक का पेस्टिसाइड डाला जा रहा है। और लोग कहते हैं ग्रीन सब्जी खाया करो, फल खाया करो। डॉक्टर बोलता है ना, स्वस्थ रहना है तो सब्जियां खाइए, स्वस्थ रहना है तो फल खाइए। और मैं कहता हूं अगर जल्दी मरना हो, बीमार होना हो, तो फल सब्जी खाइए। ठीक है ना? भोजन के नाम पर हम जहर खाएं और पूरा संसार, पूरी दुनिया, पूरा देश, हमारे देश में 6 लाख करोड़ रुपए के पेस्टिसाइड का कारोबार होता है। क्या नीतियां नहीं जानती? क्या टेक्नोक्रेट नहीं जानता? क्या ब्यूरोक्रेट्स नहीं जानता? हमारे देश में 70% नकली दूध का कारोबार चल रहा है। कौन नहीं जानता? आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान की किसी भी बाजार में, किसी भी प्रदेश के किसी भी शहर की बाजार में कोई है माई का लाल जो मैं 2,000 रुपया दूं और 1 किलो शुद्ध घी ला के दिखाए, मैं 500 रुपया दूं 1 किलो खोया ला के दिखाए? सारा का सारा तो मिलावटी है, सारा का सारा तो जहर है। मतलब मैं आपके बच्चे को जहर दे दूं, तो मेरे बच्चे को जहर दे दो, चंद रुपया तुम कमा लो, चंद रुपया हम कमा लें, फिर हम भी मर जाएंगे और बच्चों को भी ले। हम तो डूबे हैं सनम, बच्चों को भी ले डूबेंगे। तो मित्र सुनिए, खेती में मैं अक्सर कहता हूं, खेती बिल्कुल सरल है और खेती, सच्चाई देखी जाए तो खेती ही भगवान की पूजा है, खेती ही दर्शन है, खेती ही आध्यात्म है, खेती ही जीवन है, खेती ही साधना है, खेती ही उपासना है। इतने पवित्र कृषि संस्कृति, एग्रीकल्चर ओनली एक सब्जेक्ट है जिसके आगे संस्कृति लगाए। वहां भी लोगों ने उस संस्कृति को भी नष्ट कर दिया। क्या? अधिक पैदावार लेनी है तो इतना फर्टिलाइजर डालो, कीड़ा से बचना तो ये इंसेक्टिसाइड डालो, बीमारी से बचना तो ये फफूंदनाशक डालो, खरपतवार मार दो, ये बीडीसाइड डालो, अधिक पैदावार हो जाएगी। क्या करेंगे अधिक पैदावार का? मैंने बोला किसान के, जैसे आपकी समस्या है कि इनके यहाँ ये चना बोते हैं, गेहूं बोते हैं, कुछ भी बोते हैं, तो एक इनका कहना है कि साहब 8-10 साल से मैं अनुभव कर रहा हूँ कि हर साल उत्पादन में कुंटल, 2 कुंटल, 1.5 कुंटल की घटोतरी हो रही है, यानी उत्पादन डाउनवर्ड जा रहा है और लागत बढ़ रही है। प्रयाग देव जी का भी कहना है कि हमारे यहाँ बिहार में, जहाँ पूर्वी चंपारण से आए हैं किसान, 60 कुंटल 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर कैपेसिटी वाला नया बीज लाता है गेहूं का, और जब बोते हैं, फसल काटते हैं तो 30 कुंटल, 32 कुंटल, 34 कुंटल, 36 कुंटल से ज़्यादा किसी का नहीं निकलता। मैं बोलता हूं कि ये ज़मीन की सामर्थ्य जो कि कम पैदावार, इसकी पैदावार घटी ना। हमको फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए 2 काम सोचने, 2 विषयों पर। जैसे मैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाऊंगा, समझना, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाऊंगा, बायोडाइवर्सिटी को ठीक करूंगा, मेरी फसल की पैदावार अपने आप बढ़ जाएगी, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन देश में आज सोशल मीडिया में लोग किसानों को, भोले भाले किसानों को बरगला करके और उनको गलत राह पर भेज रहे हैं। लोगों को क्या लेना देना? किसी को ये प्रोडक्ट बिक जाए, ये प्रोडक्ट बेचने के लिए मैंने इनको लालच दिया, इन्होंने हमसे 4,000 का प्रोडक्ट खरीद लिया, मुझे तो 2,000 का फायदा हो गया, अब ये मरे या जिए कुआं में गिरे, हमको क्या लेना देना?
कोई नाना प्रकार का प्लांटिंग मटेरियल बेच दे रहा है कि ये वाला बीज बोगे, ये वाला पौधा लगाओगे तो इतना कुंटल फल होगा। और वो लालच में आकर के 200 रुपया का एक पेड़ खरीदा और 100 पेड़ बेचारे ने 20,000 रुपये के खरीदे। अब 3 साल के बाद वो टकटकी लगा के देख रहा था। हमको तो बोला गया था कि एक पेड़ में 1 कुंटल फल लगेगा, इस साल 20 किलो से ज़्यादा लग ही नहीं रहा है। प्लांटिंग मटेरियल बेचने वाला बेच के भाग गया फरार, 9-2-11। सारे लोग यही कर रहे हैं, एक दूसरे को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। आज की दुनिया में हम एक दूसरे को लूट लेने की फिराक में लगे हैं। और बता दूं मित्र, अगर मैं प्रयाग देव को लूटूं तो चल जाएगा, अगर मैं पाटिल साहब को लूटूं तो भी चल जाएगा। आज दुनिया का हर व्यक्ति मिल करके भगवान की व्यवस्था को लूट लेने की फिराक में लगा है, क्योंकि हम एक दूसरे को तो लूट चुके। अब किसी के पास बचा ही नहीं कि और लूटे। तो क्या हुआ, सबने सामूहिक मिल करके भगवान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, भगवान और भगवान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था। भगवान के बारे में जब मैं क्लियर बोलता हूं, भगवान का मतलब है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। अगर किसी व्यक्ति को पंच महाभूत में भगवान नहीं दिखता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप 7 जन्म ले लेना, 100 जन्म ले लेना, भगवान नहीं देख पाओगे। परमात्मा ने कहा, हे पुत्र, तुझे मैंने 2 आंख दी है देखने के लिए, देखना, हमारी पूरी माया तेरे सामने है। तुझे कान दिया है सुनने के लिए, सुन मेरी आवाज मैं क्या बोलता हूं। तुझे हाथ दिए, पांव दिए, तुझे दिमाग दिया, तुमने अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं किया, तुमने दूसरे की आंख से देखा। तुमने अपने कान का इस्तेमाल नहीं किया, तुमने दूसरे के कान से सुना। तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, तुमने दूसरे के दिमाग से खेती की। मैं किसान भाइयों, मैं साफ बोलता हूं, अगर आपने अपने आंख का आपका खेत, आपके खेत की बायोडाइवर्सिटी, आपके खेत की जलवायु को अगर आपने अपनी आंख से नहीं देखा और अपने दिमाग से उस जलवायु को, उस जमीन को ठीक करने का प्रयास नहीं किया, आपने अपने दिमाग से निर्णय लिया नहीं लिया कि मुझे क्या करना, इस जमीन के साथ क्या नहीं करना, तो ध्यान रखना। लोगों ने कहा, हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा है, अपील किया है कि देश के किसानों की आय 2 गुना करनी है। अब उनके पास तो बहुत काम है, उन्होंने कह दिया। अब हम लोगों को जो सिस्टम में है, पूरा सिस्टम, उससे एक प्रकार की अपील की। सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम ने आय 2 गुना होगी नहीं होगी, अपने अपने धंधे बढ़ा लिए। तो किसान भाइयों, आपकी आय तो 2 गुना होने से रही, क्योंकि जब तक जमीन की फर्टिलिटी 2 गुना नहीं कर देते आप, जैसे जमीन की फर्टिलिटी, मैं अक्सर बोलता हूं कि जमीन में 1% से ज़्यादा ह्यूमस होना चाहिए। अगर आपने, और आपकी ज़मीनों में आज ह्यूमस रह गया 0.3%, जब आपको अपनी फसल की पैदावार बढ़ानी है तो 0.3% जो ह्यूमस है उसको 0.6% कर देंगे, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। और अगर 1% कर देंगे तो आमदनी 3 गुनी हो जाएगी। आमदनी बढ़ाने का मतलब सीधा सीधा है कि कास्ट ऑफ कल्टीवेशन घटे और प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ती जा रही है, इन दोनों किसानों के साथ ही है। हर साल 500-1000 रुपए का निवेश ज़्यादा लगता है और उत्पादन कुंटल 2 कुंटल 50 किलो गिर जाता है। आमदनी बढ़ रही कि घट रही है? आमदनी उनकी बढ़ रही है जो आपको निवेश बेच रहे हैं, किसान की तो आमदनी घट रही है। और एक पैरामीटर है, देश का ज़्यादातर किसान कर्जदार होता चला जा रहा है। इससे पता चलता है ना कि आमदनी बढ़ रही कि घट रही है। आज के 10 साल पहले देश के जो है 60% किसान कर्जदार थे, आज जो है 85% किसान कर्जदार हो गए। तो बैंकों से लिया गया लोन ये बताता है, केसीसी का लोन जो बढ़ रहा है वो ये बताता है किसान की आमदनी घट रही है। अब इससे बड़ा पैरामीटर क्या चाहिए? लेकिन फिर भी सारे लोग सोए हुए हैं। मैं देश के किसानों से कहता हूं, देखिए ये सज्जन जीवामृत ले जा रहे हैं, आप भी जीवामृत ले जा रहे हैं। परसों भी बीकानेर से 2 किसान आए थे, वो जीवामृत ले गए थे।
हर रोज़ ये सिलसिला चल रहा है। मैं क्या कहता हूँ, जंगल में जाइए, जंगल की मिट्टी, जंगल में जैसे मेरे यहाँ हर व्यक्ति नहीं आ सकता, तो मैं उससे कहता हूँ जंगल चले जाओ। आपके आसपास 100, 200, 300, 400 किलोमीटर पर फॉरेस्ट एरिया होगा। फॉरेस्ट एरिया के अंदर घुस जाओ और वहाँ आपको कुछ पेड़ ऐसे मिलेंगे जहाँ ढेर सारा बायोमास इकट्ठा है, यानी कि वो बह नहीं पाया, वो फंसा है झाड़ी जंखाड़ के माध्यम से, पत्ते फंसे हैं, फल फंसे हैं। जहाँ आपको इतना 6 इंच 9 इंच 1 फुट बायोमास इकट्ठा मिलेगा, आज अप्रैल का महीना है, वहाँ के भी पत्ते जब हटा देंगे तो नीचे आपको नमी युक्त मिट्टी मिलेगी, भुरभुरी। उस मिट्टी में मित्रों जितने प्रकार के बेनिफिशियल माइक्रोब्स संसार में दुनिया में होने चाहिए वो सारे माइक्रोब्स हैं। वो ला करके मैंने बोला ड्रम में डाल दीजिए, 5 किलो पानी भर दीजिए, 200 लीटर, 18 किलो चीनी, 18 किलो गुड़, 1 टाइम डाल दीजिए। आटे का बेसन का डाउट हो तो उसमें आधा गुड़ और आधा बेसन डाल दीजिए। बहरहाल भोजन चाहिए उसको 35 दिन के लिए, मतलब 2.5 महीने में, 2 महीने में जब तक बनेगा उसको 28 से 32 किलो भोजन चाहिए बस। अभी लोग कहते हैं 1 किलो बेसन डाल दो, 1 किलो गुड़ डाल दो, 72 घंटे में बन गया। मजाक समझे हैं क्या आप इस चीज को? मतलब 100 ग्राम मिट्टी लाए थे बरगद के पेड़ की, उसमें बैक्टीरिया थे नहीं थे ये तो अलग की बात है, मान लो थे भी, तो 100 ग्राम मिट्टी के माइक्रोब्स को आप 72 घंटे में 10 की पावर 9 इस ड्रम में करने की बात करते हैं। ये साइंस कौन सी साइंस लाए हैं, कहां से लाए हैं आप? और क्या कहते हैं कि 1 ड्रम पहले पानी में पूरा डाल देना, फिर बनाना, फिर दूसरे पानी में डाल देना, फिर बनाना, फिर तीसरे पानी में डाल देना। विनोद कुमार सचान कहते हैं 1 ड्रम मटेरियल अगर जीवामृत बन गया ना तो 10 एकड़ जमीन के लिए सफिशिएंट है। और केवल एक बार फसल की बुआई के रोपाई के पहले प्रयोग करना, ओनली 20 लीटर पर एकड़ बस। ना आपको डीएपी देना, ना आपको पोटास देना, ना आपको जिंक देना। धान गेहूं गन्ना कपास की खेती करोगे तो मैं बात ठोक के कहता हूं कि आपको नाइट्रोजन देना है, क्योंकि अभी सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 है और नाइट्रोजन को रोकने की सामर्थ्य केवल कार्बन के अंदर है। कार्बनिक पदार्थ में जो नाइट्रोजन होता है वो स्लोली 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 रिलीज होता है। यूरिया की दी गई मात्रा या पानी में घुल करके नीचे चली जाती है, अब खेत सूखने के बाद एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो नाइट्रोजन तो खेत में है नहीं, पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है और नाइट्रोजन खेत में अभी उतनी है नहीं। तो मुझे यूरिया देनी है कितने दिन तक? आप चाहें कि 3 साल के बाद मुझे यूरिया भी बंद करनी है तो पिंटू से कहूँगा जरा उधर कैमरा घुमा के दिखा दें बायोमास। देखिए मेरा छोटा सा फार्म हाउस है, ये ढेर सारा बायोमास पड़ा हुआ है। लोग इस बायोमास को झाड़ते हैं, आग लगाते हैं डेली। मैं झाड़ता हूं और इकट्ठा करता हूं, पत्तों को झाड़ करके वहां इकट्ठा कर देता हूं। ये कार्बनिक पदार्थ है, धरती का भोजन यही है। जैसे हमको दाल रोटी चाहिए, लेकिन मैं क्या खाने लगा, पिज्जा, नूडल्स, चाउमीन, डोसा, ऐसा फास्ट फूड, तभी तो बीमार हैं आप। दाल रोटी खाने वाला कैसे बीमार हो सकता है? ऐसे ही जमीन का भोजन है कार्बनिक पदार्थ। जमीन को क्या खिला रहे हैं? यूरिया, डीएपी, पोटास, सल्फर, जिंक। हमारे शरीर, मैंने बोला देखना सुनना, अगर ये जमीन रिच है, मतलब जमीन में दम है, जमीन बच्चों को यानी फसल को दूध पिला सकती है, तो फसल स्वस्थ होगी। उस फसल को मैं खाऊंगा, मैं स्वस्थ होऊंगा। उस फसल का अवशेष पशु खाएगा, पशु स्वस्थ होगा। ना फसल को कोई सप्लीमेंट्री फूड चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री फूड जरूरत ही नहीं, माँ के पास इतनी सामर्थ्य है। माँ के पास, धरती माता के पास सामर्थ्य थी तो आम था, कद्दू था, करेला था, गेहूं था, चना था, मटर था, उसमें सारे तत्व, सारे मिनरल्स हैं। अब मैंने खाया, पशु ने खाया, तो पशु को समस्त पोषण मिला। और अगर माँ के पास कमी थी लोहा की, जिंक की, सल्फर की, किसी भी तत्व की, तो वो फसल में भी कमी थी।
अब मैंने गेहूं खाया, टमाटर खाया, भिंडी खाया, करेला खाया, पशु ने उसका फसल का अवशेष खाया, तो पशु को भी कुछ ना कुछ पोषक तत्वों की कमी है, हमको भी पोषक तत्वों की कमी है। और इसका प्रमाण बता दूं, आज ये देश के पेशेवर लोग फसल को भी सप्लीमेंट्री फूड दे रहे हैं कि नहीं? मनुष्य को भी मेडिकल स्टोर में सप्लीमेंट्री फूड बेचे जा रहे हैं कि नहीं? पशुओं को भी सप्लीमेंट्री फूड बेचे जा रहे हैं कि नहीं? ये सप्लीमेंट्री फूड कब तक देश दुनिया खाएगी? और जो बेच रहे हैं ना सप्लीमेंट्री फूड, जरूरी वो सही है? कौन गारंटी ले रहा है कि मैं बाजार से अगर जिंक की गोली खा रहा हूं तो उसमें जिंक है? ये तो सही बात। माँ धरती माता एक ऐसी पवित्र माँ है, एक ऐसा भगवान है, मतलब इसकी तो महिमा अपरंपार है, इसके बिना कुछ नहीं है। और सारी दुनिया ने इसी को ठगा, जो निर्विकार निश्चल होकर के आपको प्रेम से सब कुछ देती थी। आज मैं उसी में ट्रैक्टर चला के उसकी ऐसी तैसी कर रहा हूँ, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर डाल के उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नष्ट कर रहा हूँ, उसमें नाना प्रकार के पेस्टिसाइड डाल करके उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नष्ट कर रहा हूँ, और फिर रो रहा हूँ। पैदा नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ वो भी रो रहे, पैदा हुआ खा के फिर रो रहे हो। अस्पतालों में कितनी बड़ भीड़ जो है, काय की वजह से? पेस्टिसाइड की चलते। मैं एक ही चीज कहता हूं मित्र, आज का वक्त, ये मेरी बात नीति निर्माता भी सुन लें, कटु सत्य बोलता हूं कि जिस मुगालते में आप जी रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपके हमारे सबके पांव के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। हमें धरती को ठीक करना है। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने, तो धरती माँ जब सही होगी, धरती माँ फर्टाइल होगी, तो किसान को कोई लागत नहीं लगेगी, तो 2 मजदूर रख सकता है। किसी गांव का मजदूर लुधियाना बंबई नहीं जा सकता, ठीक है ना? और किसान चूंकि 1 लाख पैदा करने वाला किसान 70,000 तो साला लागत लगा दिया, तो मजदूर की मजदूरी कहाँ से देगा? अपनी मजदूरी भर का तो उसको पैसा नहीं मिलता, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन ये, और बीमारी भी इसीलिए है, फ्रस्ट्रेशन भी इसीलिए। देश के किसी भी किसान का लड़का खेती करना नहीं चाहता। उसका पिता खुद कहता है कि बेटा तुम खेती में मत फंसना, मैं तो फंस चुका, मैं अनपढ़ हूँ, मेरी मजबूरी थी, लेकिन तुम खेती में मत फंसना। सारी 14 करोड़ किसान अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं। और सरकार की नीतियां करें, तुम पढ़ो, मैंने यूनिवर्सिटी बनाई, विश्वविद्यालय बनाए, ये मेडिकल कॉलेज, वो इंजीनियरिंग कॉलेज, जमीन बेच दो, 5 लाख दे दो, इंजीनियरिंग की डिग्री लो। क्या करेगा डिग्री लेके जी? उसके पास तो एक जमीन थी, जमीन भी आपने बिकवा दी। ये शिक्षा जो है ना, आधुनिक शिक्षा हमारा, या शिक्षा प्राप्त करने का जो ऑब्जेक्ट, वो इस पूरे देश के जहाज को ले डूबेगा। किसान भाइयों, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? आपकी जमीन अनादिकाल से आपके पूर्वजों को इसी जमीन ने पाला, आज आपको भी पाल रही है, तो इसको ऐसा तो बनाए रखो कि आपके बच्चों को भी पाल ले। आज तो मैं वो काम करने लगा कि तय मान रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके बच्चों की जमीन नहीं पाल पाएगी। क्यों? क्योंकि देश में कोई भी व्यक्ति धरती माता की चिंता ही नहीं कर रहा है। बारिश का पानी हम नहीं रोकते हैं, मेड़े मैंने काट ली कि 2 कूड़ ज़्यादा बोए जाएंगे, बारिश का पानी मैंने नहीं रोका। खेत की मेड़ों के पेड़ मैंने काटे, ट्रैक्टर इस पर मैंने जलाया, फर्टिलाइजर इस पर मैंने डाले, पेस्टिसाइड इस पर मैंने डाले, सनई की खाद, ढैंचा की खाद मैंने बोई नहीं, फसलों के अवशेष में मैं आग लगाता हूँ। आप माँ के लिए कर क्या रहे हैं? जब हम धरती माता के लिए कुछ नहीं कर रहे, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैं पूजा करूंगा, साधना करूंगा, आराधना करूंगा, गंगा स्नान करूंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं तर जाऊंगा, परमात्मा मेरा कल्याण करेगा। कई बार धर्म गुरु से मेरी बहस हो जाती है कि सचान साहब आप इस तरीके की बात क्यों करते? मैंने कहा दावे के साथ कहता हूं, धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर जो आडंबर मैं कर रहा हूं ना, परमात्मा को बेवकूफ मत समझना, भगवान को बेवकूफ मत समझना। उसके भी आंख, कान, नाक, हाथ सब कुछ हैं।
वो भी समझ रहा है ना तुम्हारा खुराफात। मैंने पहले बोला कि भूमि गगन वायु, खेती कौन कर रहा है यार? हम तो केवल बीज बोते हैं, फसल नहीं बढ़ती तो यूरिया डालते हैं। अगर मैं समझदार होता ना तो जमीन मजबूत होती, बीज बो देते भाई साहब। आप पहले करते थे ना। आज के 50 साल पहले खेत में शौच क्रिया के लिए जाते थे, मल विसर्जित करके आते थे। कल नहीं रहता था। कल नहीं रहता था ना, आज रहता है ना। आज रहता है। तो ये बात नहीं दिखती लोगों को। आज ये सब्जी पर, घास पर लोग पैखाना कर देते हैं तो वो जल जा रहा है। जल जा रहा है, जो समझाने के लिए, ठीक है ना। तो सुनिए, 50 साल पहले देश का किसान रबी की किसी भी फसल में पलेवा नहीं करता था, पानी नहीं लगाता था, केवल बीज बो देता था संचित नमी में। क्यों? तब इस धरती की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी, इसमें एरेशन था, ये जिंदा थी, ट्रैक्टर नहीं चला था, यूरिया डीएपी नहीं डला था, इसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा था, किसान सब का सब इसको लौटा देता था, तो बढ़िया सा एक साइकिल बना हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं प्रायोजित तरीके से बर्बाद की। फिर बता दूं, हरित क्रांति एक वक्त की मजबूरी थी। 1960 से शुरू हुई हरित क्रांति, 1990 में मैं आत्मनिर्भर बन गया था। उसके बाद अब कौन सी मजबूरी है? लेकिन नहीं साहब, दुकानें खोल ली गई हैं, हमारा ये बिकना चाहिए, ये बिकना चाहिए। किसान भाइयों से कहता हूं, अगर आपको आनंद का जीवन जीना है, आपको लाभ की खेती करनी है, आपको कर्ज से मुक्त होना है, तो केवल 4 काम बताता हूं। आप खेत की मेड़ बना के वर्षा का पानी रोक लीजिए। आपके खेत से जितनी भी उपज आए, भूसे के रूप में, अनाज के रूप में, अनाज तो मंडी में बेच देंगे, कुछ खा लेंगे, शौच क्रिया के लिए लोटा लेके खेत जाइए और जितना भी अवशेष है वो खेत को वापस कर दीजिए। खेत की मेड़ों पर पेड़ लगा लीजिए। बैल बेच दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटा वाला ट्रैक्टर लीजिए, 100 लाख वाला, जो 6-7 कुंटल का होता है। क्योंकि 4 टन का, 3 टन का ट्रैक्टर हमारी सॉइल को कॉम्पैक्ट करता है, वर्षा का पानी नीचे नहीं जाता। आने वाले वक्त में क्या समझ रहे हैं हम लोग? ड्रिंकिंग वाटर से ही आधा देश मर जाएगा। लिख के ले लो, आधा देश तो बिना पानी के मर जाएगा और आधा देश कंटामिनेटेड पानी पी के मर जाएगा। अभी भी सारे लोग जहर खा के मरने वाले हैं, आपस में लड़ के मर जाएगा, बच्चे बीमार पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरी आबो हवा खराब हो गई है। सबको केवल कागज, धर्म के ठेकेदारों को भी कागज का नोट ही चाहिए। धर्म की बात बताएंगे 1 करोड़ रुपया लेकर के, गजब कहानी है यार। और वो जो धर्म की कथा सुनने जा रहा, वो भी इंटरटेनमेंट के लिए जा रहा है। ये सही बात है। मित्र, मैंने कई बार बोला कि सत्य सनातन धर्म को 2 मिनट में केवल बता रहा हूं। भूमि गगन वायु अग्नि नीर, यानी ये 5 महाभूत, यानी भगवान, यही दुनिया का सत्य है और पूरी दुनिया का सत्य है। हिंदू का भी यही सत्य है, मुसलमान का भी यही सत्य है और ईसाई का भी यही सत्य है। सनातन, इस 5 महाभूत ने 84 लाख योनियों की जो इकाइयां बनाई मनुष्य की उत्पत्ति के पहले, यही सनातन है। धर्म मनुष्य को सत्य और सनातन के साथ परस्परता में मिल करके कैसे जीना है, बस यही उसका धर्म है। अभी हम मिल करके नहीं जी रहे हैं, उसको बर्बाद करके जीना चाहते हैं। परमात्मा ने कोई रचना ऐसी नहीं बनाई जो आपकी दुश्मन हो, लेकिन आप इस हर इकाई के दुश्मन बन गए हैं। किसी जमाने में घासों ने, कीटों ने धरती बनाई थी, वनस्पतियों ने और जीवों ने मिलकर के 3.5 करोड़ साल में धरती को बनाया था। आज आप 2.5 अक्षर पढ़ गए साइंस के, विज्ञान के, तो बीडी साइड लेकर के उन घासों को मार रहे हैं जिन्होंने धरती की रचना में सहयोग किया। इंसेक्टिसाइड लेकर के उन जीवों को मार रहे हैं जिन्होंने धरती को बनाने में 3.5 करोड़ साल, 3.5 करोड़ साल लगा दिए। आप पगला गए हैं क्या? इंसान
मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, और मानसिक विक्षिप्तता अगर नहीं खत्म हुई तो ये मान लीजिए कि मनुष्य का, इस मानव सभ्यता का अंत समझिए, जी या मनुष्य को अब ये मान लीजिए कि अब ये, अच्छा आज भी इसके ओपिनियन पोल तो आ रहे हैं ना। परिवार में एक माँ के पेट से निकले 3 बच्चे अलग अलग हैं। हाँ है। आज की तारीख में मियाँ बीबी का तलाक हो रहा है, 30% लोगों के डाइवर्स हो रहे हैं, हो रहा है। 30% स्त्रियां गर्भवती नहीं हो रही हैं, हाँ हो रहा है। 15% बच्चे विकलांग, जैसे ये मानसिक रूप से कोई विक्षिप्त है, कोई इसी में कोई बीमारी है। 7 साल की उम्र में चश्मा लग गया, 22 साल की उम्र में कैंसर हो गया। इसलिए आए थे धरती पर, इसलिए बच्चे जन्म लेते हैं कि ये कैंसर का मरीज बने। मित्र जागिए और हंसिए और हंसाइए, और ये तब संभव है जब मैं भगवान की सच्ची पूजा यानी खेती के पवित्र काम में लग जाऊंगा, अन्यथा फिर यही होता रहेगा जो हो रहा है। नमस्कार।